वेलकम स्टूडेंट टू माय यूट्यूब चैनल धीरज के उपाध्याय सरस्वती क्लासेज। विद्यार्थियों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ विद्युत धारा के बारे में। चैप्टर जो है वह हम लोगों का विद्युत धारा है। फिजिक्स का चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर 4 पढ़ेंगे विद्युत धारा। इसमें मैं सबसे पहले आवेश बताऊँगा और आवेश की उत्पत्ति का कारण मैं बताऊँगा, दूसरा टॉपिक। इसके बाद मैं तीसरा टॉपिक बताऊँगा आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल, आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल और विकर्षण बल, और साथ ही साथ मैं आवेशों के बीच लगने वाले बलों के परिमाण की व्याख्या करने वाले कूलम्ब के नियम की भी मैं व्याख्या करूँगा। और इसके बाद आवेशों के इस संपूर्ण ज्ञान के बाद मैं विस्तृत अध्ययन करवाऊँगा आप लोगों का विद्युत धारा के बारे में। ठीक है, आवेश के अध्ययन के बिना विद्युत धारा को डिफाइन करना जो है वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले हम आवेश की बात करेंगे कि चार्ज क्या है, आवेश क्या है। तो अब हम आवेश पर जो है फोकस करेंगे और अब इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला फैक्ट तो ये है कि आवेश की उत्पत्ति का मूल कारण घर्षण होता है। जब दो सतहों को आपस में संपर्कित करके और उनके बीच घर्षण कराया जाता है तो घर्षण के पश्चात वहाँ पर आवेश की उत्पत्ति होती है। जैसा कि हम इस दोनों हथेलियों को रगड़ रहे हैं और दोनों हथेलियों के सतह आपस में रगड़ खाकर घर्षण के द्वारा आवेश उत्पन्न किए और फलस्वरूप मेरी हथेलियाँ गर्म हो गई। इसके बाद आवेश को एक और वे में डिफाइन किया जाता है और वो होता है परमाणु संरचना के आधार पर। जैसा कि आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि समस्त प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं और उनके बीच आकर्षण बल बहुत ही प्रबल होता है, किंतु जितने भी इलेक्ट्रॉन परमाणु में उपस्थित होते हैं वे कक्षाओं के L, M, N में उपस्थित होते हैं और उनका क्रम 2, 8, 18, 32 होता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि विभिन्न कक्षाओं वाले इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला आकर्षण बल भिन्न भिन्न होता है और जो सबसे बाह्यतम कक्षा होती है उसके इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला नाभिक के द्वारा आकर्षण बल अत्यंत ही दुर्बल होता है। इतना जानने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और दो परमाणुओं का जिक्र करेंगे। जब दो परमाणु आपस में संपर्कित होते हैं, आपस में संयोजित होते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो उस दौरान बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जब किसी अन्य इलेक्ट्रॉन की कक्षा में चले जाते हैं, अर्थात एक परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, तो त्याग करने वाले इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाले परमाणु पर धनावेश की उत्पत्ति हो जाती है और उसे ग्रहण करने वाले परमाणु पर ऋणावेश की उत्पत्ति हो जाती है। अतः इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश और दूसरा ऋणावेश। पहले हम इस चीज़ को नोट करेंगे कि आवेश किसे कहते हैं। तो आवेश की उत्पत्ति का मूल कारण घर्षण होता है, घर्षण होता है तथा आवेश को तथा दो परमाणुओं के आपस में संपर्क में आने से उनके बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के त्याग एवं ग्रहण करने के पश्चात आवेश की उत्पत्ति होती है। आवेश की उत्पत्ति होती है। और अभी मैंने बताया था कि आवेश कितने तरह का होता है, तो आवेश दो तरह का होता है। अब हम वही लिखेंगे, आवेश
मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है धनावेश और दूसरा है ऋणावेश। धनावेश मीन्स पॉजिटिव चार्ज, ऋणावेश मीन्स निगेटिव चार्ज। ठीक है, अब हम बात करेंगे धनावेश की। तो जब दो परमाणु आपस में अभिक्रिया करते हैं तो वह परमाणु जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है उस पर ऋणावेश उत्पत्ति होती है, और जो परमाणु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है उस पर धनावेश की उत्पत्ति होती है। ठीक है, परमाणुवीय अभिक्रियाओं के दौरान इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाले परमाणु पर धनावेश की उत्पत्ति होती है। धनावेश की उत्पत्ति होती है। अब बात करेंगे निगेटिव चार्ज की कि निगेटिव चार्ज किसे कहते हैं। तो अब इसे डिफाइन करेंगे कि परमाणुवीय अभिक्रियाओं के दौरान इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले परमाणु पर ऋणावेश की उत्पत्ति होती है। ठीक है, परमाणुवीय अभिक्रियाओं के दौरान इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करने वाले परमाणु पर ऋणावेश की उत्पत्ति होती है। तो बच्चों, अब जो है हम ये जान चुके हैं कि आवेश किसे कहते हैं और आवेश की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भी आपको यहाँ पर मिल गया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश किसे कहते हैं, तो परमाणुवीय अभिक्रियाओं के दौरान इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाले परमाणु पर धनावेश की उत्पत्ति होती है। परमाणुवीय अभिक्रियाओं के दौरान इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले परमाणु पर ऋणावेश की उत्पत्ति होती है। और अब हम जानेंगे इनके बीच लगने वाले बलों के बारे में। ठीक है, रुको, अब हम इसके बाद अब हम जानेंगे इनके संकेत के बारे में। तो आवेश को प्रायः Q से सूचित किया जाता है। आवेश को प्रायः Q से सूचित किया जाता है एवं इसका मात्रक कूलम्ब होता है। ठीक है, कूलम्ब होता है, मतलब कूलम्ब को C से सूचित करते हैं। अब मैं पल भर के लिए थोड़ा सा साइड होता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं इसके आगे बताऊंगा। ठीक है, अब इसके आगे हम पढ़ेंगे आवेशों के बीच लगने वाले बलों के बारे में। ठीक है, तो दो आवेशों के बीच लगने वाले बल। तो आवेशों के बीच प्रायः दो प्रकार का बल लगता है। एक वैद्युत आकर्षण बल लगता है और दूसरा वैद्युत विकर्षण बल लगता है। दो समान आवेशों के बीच वैद्युत विकर्षण बल लगता है। यदि दो समान आवेश हो, अगर एक धनावेश हो और दूसरा भी धनावेश हो, तो उनके बीच लगने वाला जो बल होगा वह विकर्षण का बल होगा। अतः दो समान आवेशों के बीच लगने वाले बल को वैद्युत विकर्षण बल कहते हैं। और दो असमान, अर्थात एक ऋण आवेश हो और एक धन आवेश हो, तो जब ऋण आवेश और धन आवेश होंगे
तो उनके बीच लगने वाले बलों को वैद्युत आकर्षण बल कहते हैं। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि आवेशों के बीच लगने वाला बल कितने प्रकार का है। तो आवेशों के बीच लगने वाला बल जो है वह दो प्रकार का होता है, एक वैद्युत आकर्षण बल और एक वैद्युत विकर्षण बल। ठीक है, तो आवेशों के बीच लगने वाले बल दो प्रकार के होते हैं और इन्हें वैद्युत आकर्षण अथवा विकर्षण बल कहते हैं। अब बात करते हैं कि वैद्युत आकर्षण बल किसे कहते हैं। ठीक है, वैद्युत आकर्षण बल किसे कहते हैं और वैद्युत विकर्षण बल किसे कहते हैं। तो ये दो तरह से डिफाइन किया जाएगा। पहला है वैद्युत आकर्षण बल। तो दो असमान आवेशों के बीच लगने वाले बल को वैद्युत आकर्षण बल कहते हैं। वैद्युत आकर्षण बल कहते हैं। इसके बाद दूसरा हम पढ़ेंगे वैद्युत विकर्षण बल। वैद्युत विकर्षण बल तो दो समान आवेशों के बीच लगने वाले बल को वैद्युत विकर्षण बल कहते हैं। वैद्युत विकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, तो अब हम ये दो चीज जान चुके हैं कि वैद्युत आकर्षण बल किसे कहा जाएगा और वैद्युत विकर्षण बल किसे कहा जाएगा। और प्रायः दो आवेशों के बीच लगने वाले बलों को F से सूचित किया जाता है। अब हम बात करेंगे वैद्युत आकर्षण बल और वैद्युत विकर्षण बल की कि ये दो समान आवेश कौन से हैं और दो असमान आवेश कौन से हैं। तो उदाहरण के रूप में हम समझेंगे, उदाहरण हम दे देते हैं कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक नेगेटिव चार्ज हो तो इनके बीच जो बल लगेगा वो आकर्षण का बल लगेगा। ठीक है, और अगर एक पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज हो तो इनके बीच विकर्षण का बल लगेगा। अर्थात दो असमान आवेशों के बीच वैद्युत आकर्षण बल लगता है और दो समान आवेशों के बीच वैद्युत विकर्षण बल लगता है। अब बात ये उठती है, क्वेश्चन ये जनरेट होता है कि जब दो असमान आवेशों के बीच वैद्युत आकर्षण बल लगता है और जब दो समान आवेशों के बीच वैद्युत विकर्षण बल लगता है तो बल का परिमाण कितना होता है। बल का परिमाण क्या होगा, कितनी तेजी से वैद्युत आकर्षण बल लगता है दो आवेशों के बीच और कितनी तेजी से वैद्युत विकर्षण बल लगता है दो आवेशों के बीच। तो इसका सॉल्यूशन जो है वो वैज्ञानिक C.A. कूलम ने बताया। वैज्ञानिक C.A. कूलम जिन्होंने दो आवेशों के बीच लगने वाले बलों की व्याख्या की। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब जो है हम वैद्युत आकर्षण और विकर्षण बल के परिमाण की व्याख्या करने वाले वैज्ञानिक C.A. कूलम के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपने पढ़ा कि दो आवेशों के बीच प्रायः वैद्युत आकर्षण बल लगता है, वैद्युत विकर्षण बल लगता है और यह डिपेंडेबल होता है, यह आश्रित होता है विभिन्न स्थितियों पर। और वे स्थितियां इस प्रकार हैं कि यदि दो आवेश एक समान होंगे तो उनके बीच वैद्युत विकर्षण बल लगेगा और यदि दो आवेश एक समान होंगे तो वैद्युत विकर्षण बल लगेगा और यदि दो आवेश असमान होंगे तो उनके बीच वैद्युत आकर्षण बल लगेगा। तो इस प्रकार से एक प्रश्न उठता है कि आखिर जब विकर्षण बल लगेगा तो कितनी तेजी से लगेगा। अगर दो आवेशों के बीच आकर्षण बल लगेगा तो कितनी तेजी से आकर्षण बल लगेगा। कहने का
तात्पर्य यह है कि दो आवेश यदि एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे तो कितनी तेजी से आकर्षित होंगे। यदि विकर्षित होंगे, विकर्षण बल लगेगा, विकर्षित होंगे तो कितनी तेजी से विकर्षित होंगे। तो अब इसका जवाब जो है वो वैज्ञानिक C.A. कूलम्ब ने दिया। किसने दिया? तो इसका जवाब जो है वैज्ञानिक C.A. कूलम्ब ने दिया। और इनके दिए गए इस नियम की व्याख्या के तत्पश्चात इस नियम का नाम जो है वह कूलम्ब का नियम रखा गया। इनके सम्मान में इनके ही नियम का नाम कूलम्ब का नियम रखा गया। तो वही मैंने लिखा है कि दो समान अथवा असमान आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत आकर्षण अथवा विकर्षण के बल के परिमाण की व्याख्या सर्वप्रथम वैज्ञानिक C.A. कूलम्ब ने की, जो कुछ इस प्रकार है। जो कुछ इस प्रकार है। तो क्या है इनका नियम? तो इन्होंने जो नियम बताया वो सबसे पहला नियम ये है कि यदि दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हो तो पहला इनका नियम था इनके बीच लगने वाला वैद्युत आकर्षण अथवा विकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा दूसरा नियम इन्होंने बताया दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो वैज्ञानिक C.A. कूलम्ब ने क्या बताया कि यदि दो आवेश हैं और वे एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं तो इस स्थिति में उन पर लगने वाला वैद्युत आकर्षण अथवा विकर्षण बल का मान जो है वह उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा। समानुपाती का मतलब होता है समान दर से बढ़ना। ठीक है, जब एक क्वांटिटी बढ़ेगा तो दूसरा क्वांटिटी भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहला नियम इन्होंने दिया कि इनके बीच लगने वाला वैद्युत आकर्षण अथवा विकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यदि मैं माना कि दो आवेश क्रमशः Q1 एवं Q2 हैं तो कूलम्ब के नियम से क्या होगा। तो सबसे पहला जो नियम है वो हम नोट करेंगे। सबसे पहला नियम जो है कूलम्ब जी का वो ये है कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत आकर्षण बल अथवा विकर्षण बल F उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती अर्थात Q1 Q2 के समानुपाती होता है। तो F समानुपाती Q1 Q2 हो गया। ठीक है, और जो दूसरा है वो है कि इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, और मान लिया जाए कि इनके बीच की दूरी r है तो इस स्थिति में 1/r² हो जाएगा। तो ये हो गया F समानुपाती Q1 Q2 और F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। तो जब हम इन दोनों इक्वेशन को मिलाएंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लेते हैं और ये इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो हमें मिलेगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और r²। जब ये प्रोपोर्शनल टू हटेगा तो एक नियतांक आता है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आता है K इंटू Q1 Q2 एंड r²। ठीक है, और जहां K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है, इस तरह से हमें F बराबर मिल जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 F 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 r²। ये जो है वह कूलम्ब का नियम है। ठीक है, तो कूलम्ब के नियम में आपने देखा कि किस तरह से दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक प्राप्त किया जाता है और उसका मान क्या होता है। तो आप देख सकते हैं
कि सबसे पहले मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, ये सबसे पहला नियम है कि दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत आकर्षण अथवा विकर्षण बल का मान उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। और जो दूसरा नियम है जो कूलम्ब जी ने दिया है वो ये है कि इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दैट मीन्स F इन्वर्सनल प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब इसके बाद जब इन दोनों इक्वेशन को मिलाते हैं तो हमें मिलता है F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r², और फिर जो कांस्टेंट मिलता है वो मिलता है F इक्वल टू K इंटू Q1 Q2/r²। अब यहाँ पर K का जो वैल्यू होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, वो होता है 1/4/ε0 या 1/4/ε0 भी इसको कई लोग पढ़ते हैं। तो जब ये वैल्यू यहाँ पर पुटअप करते हैं तो हमें मिलता है F इक्वल टू 1/4/ε0 Q1 Q2/r²। अब यहाँ पर 1/4/ε0 का जो वैल्यू है वो हम लोग रखेंगे। तो 1/4/ε0 का जो वैल्यू होता है आप समझ सकते हैं, 1/4/ε0 या ε0 का जो वैल्यू होता है वो 9 × 10⁹ होता है, ठीक है। और ये जो ε0 होता है, ये ε0 होता है परावैद्युतशीलता। मैंने इसको क्या बताया, ये होता है परावैद्युतशीलता, ठीक है। ε0 का जो मान होता है, ε0 का मान होता है 8.854 और गुणे 10 के पावर -12 फैराड पर मीटर। तो इस तरह से आज आपने देखा कूलम्ब का नियम, और कूलम्ब का नियम में आपने यह सीखा कि यदि दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हो, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हो, अगर इसे समझना है तो मैं यहाँ पर एक फिगर बना देता हूँ। जैसे ये हो गया Q1 और ये हो गया Q2, और Q1 Q2 यदि एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं तो इसके लिए कूलम्ब का नियम होता है कि इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत आकर्षण अथवा विकर्षण बल इन दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती एवं इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जब हमने इस दोनों इक्वेशन को मिलाया तो यहाँ पर हमें मिला है प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। और जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आता है, और वो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हमें क्या मिला, K। तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r² के जगह पर हमें मिलेगा F इक्वल टू K इंटू Q1 Q2/r²। आफ्टर दैट हम यहाँ पर K का वैल्यू रखेंगे। K का वैल्यू होता है 1/4/ε0, और फिर हमें मिलता है F इक्वल टू 1/4/ε0 Q1 Q2/r²। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ही हेल्प करता है दो चार्ज के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्सेस और डिस्ट्रैक्शन फोर्सेस के बारे में पता करने में कि आखिर उसका वैल्यू कितना है, ठीक है। अब इसके आगे जो है, अब हम देखेंगे ε0 का वैल्यू। ε0 का वैल्यू 8.854 × 10⁻12 फैराड पर मीटर होता है। इसे परावैद्युतशीलता कहते हैं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको जो दी गई जानकारी है वो कैसी लगी, आपको कितना समझ में आ रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आगे का टॉपिक पढ़ने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे कोचिंग के ग्रुप को सब्सक्राइब करें और कोचिंग के ग्रुप से जुड़ें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अपने मित्रों तक पहुंचाएं। पढ़ने वाले प्रत्येक विद्यार्थी तक यह वीडियो जो है वह पहुंच जाना चाहिए। और मैं आपका आभार प्रकट करता हूं अभी तक जुड़ने के लिए, और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए ताकि पूरे इंडिया में ये वीडियो फैले। धन्यवाद।